नमस्कार, अक्ष एड पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके यूपी टेट परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले हमने यूपी टेट के लिए हिंदी और बाल मनोविज्ञान के बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिन्हें आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसके चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। डॉक्टर विटाकर, डॉक्टर उडम, डॉक्टर एजी टॉन्सले और डॉक्टर आर डी मिश्रा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन 3 होगा, डॉक्टर एजी टॉन्सले। डॉक्टर एजी टॉन्सले ने सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था 1935 में। तो यहां पर ऑप्शन 3 सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारा कहा जाता है पश्चिमी तारे को, पूर्वी तारे को, दक्षिण तारे को या उत्तरी तारे को? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन 4, उत्तरी तारे को। ध्रुव तारा उत्तरी तारे को कहा जाता है, जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होता है और हमेशा उत्तर दिशा को इंगित करता है। तो यहां पर ऑप्शन 4 सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1973 में। ठीक है, इसका तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। अब देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर को 1 अप्रैल 1973 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लॉन्च किया गया था। यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो कि 1972 में आया था, उसके तहत शुरू किया गया। तो इसके साथ आपका एक प्रश्न और तैयार हो जाएगा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1972 में। ठीक है, 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था, उसके तहत बना था प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि 1973 में। जस्ट उसके एक साल बाद किसने लॉन्च किया था इसको? उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर आपका तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा, 1973। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? तो चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। नरम दल व गरम दल के मध्य, ब्रिटिश व भारतीयों के मध्य, हिंदू व मुस्लिम के मध्य, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 4 होगा, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य। तो लखनऊ समझौता जो कि 1916 में हुआ था वो कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था? इसमें कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया था। तो यहाँ पर फिलहाल चौथा ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जंगली गधों, ठीक है, ये गधों लिखा हुआ है, इसको गधा होना चाहिए। ठीक है, जंगली गधा का अभ्यारण्य कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा, पहले आप चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको सही उत्तर बताऊंगा। तो पहला ऑप्शन है बिहार में, दूसरा मध्य प्रदेश में, तीसरा गुजरात में और चौथा राजस्थान में। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो गुजरात में। तो जंगली गधों का जो अभ्यारण्य है वो गुजरात में है। यह भारत का एकमात्र जंगली गधा अभ्यारण्य है जो गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर्य विकिरण कहलाती है? ऊष्मा बजट, सौर्य स्थिरांक, सौर्य ऊर्जा या सूर्य तप? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन 2, सौर्य स्थिरांक। तो वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाले सौर्य विकिरण को क्या कहते हैं? सौर्य स्थिरांक। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? यानी कि जो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? इसके चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। यूएसएसआर, यूएसएसआर का मतलब है सोवियत संघ से, जो कि आज रूस है। ठीक है, आज के समय में वो रूस है, पहले उसको यूएसएसआर बोलते थे। दूसरे नंबर पर है यूएसए, तीसरे नंबर पर है यूके और चौथे नंबर पर है जर्मनी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो पहला वाला ऑप्शन होगा। जो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं वो यूएसएसआर से लिए गए हैं। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर ये पूछ लिया जाता कि मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं,
तो इसका उत्तर होता यूएसए से। ठीक है, अब आप इसको याद कैसे करोगे? तो देखिए, यूएसए जो है वो सबसे पावरफुल देश है और सब पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करता है। तो ठीक है, तो उससे क्या लिए गए हैं? मौलिक अधिकार। आप इस तरह से इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है। और मौलिक कर्तव्य की बात आती है तो अधिकार का जस्ट विपरीत होता है कर्तव्य। ठीक है, तो और ऐसे ही यूएसए के विपरीत कौन रहता है? यूएसएसआर रहता है, यानी कि रूस रहता है। तो कर्तव्य जो लिए गए हैं वो रूस से लिए गए हैं, यानी कि यूएसएसआर से लिए गए हैं, और जो अधिकार लिए हैं वो यूएसए से लिए हैं। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जैवता पाई जाती है। ठीक है, तो जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में। इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए, इसे कहते हैं साइलेंट वैली भी इसको कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है? ये केरल में है और यह पश्चिमी घाट का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न है, एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? तो देखिए, चार ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। मीथेन उत्सर्जन करने वाला, नीली ज्वाला के साथ जलने वाला, उच्च ऊष्मीयमान और एक स्वच्छ ईंधन। देखिए, इसमें जो है नीचे वाले जो तीनों ऑप्शन है वो तीनों सही हैं। आपने देखा ही होगा, नीली ज्वाला के साथ जलती है एलपीजी, उच्च ऊष्मीयमान है और एक स्वच्छ ईंधन है। तीनों बात सही है, लेकिन मीथेन उत्सर्जन करता है ये बात सही नहीं है। एलपीजी जो है वो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है जो जलने पर मीथेन उत्सर्जन नहीं करता है। यहां पर फिलहाल पहला वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं। तो इसमें आप चार ऑप्शन पढ़ लीजिए। उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक। दूसरा है उत्पादक और उपभोक्ता। तीसरा है जैविक तथा अजैविक पदार्थ। चौथा है पौधे एवं जंतु। तो देखिए, इसमें जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो सही होगा। पारिस्थितिक तंत्र में जैविक और अजैविक पदार्थ दोनों आते हैं, और जो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक है वो जैविक की श्रेणी में ही आते हैं, जैविक के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। पारिस्थितिक तंत्र में जैविक तथा अजैविक पदार्थ पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मकर रेखा है। अब देखिए, इसमें 23 डिग्री एस यानी कि साउथ, इस तरह के ऑप्शन दिए हुए हैं। 23S, 23N, 23। तो देखिए, जो मकर रेखा है वो पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में लगभग 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। तो देखिए, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश इसमें दिया हुआ है पहले वाले ऑप्शन में। तो 23.5 तो नहीं दिया हुआ है, इसमें 23 डिग्री दिया हुआ है। तो ठीक है, इस ऑप्शन के हिसाब से इसमें पहला वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? सर्वे ऑफ इंडिया, केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो देखिए, इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। चलिए, तीसरा वाला ऑप्शन यहां पर फिलहाल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कोटोपॉक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है रॉकीज में, एंडीज में, हवाई में या सिसिली में। कोटोपॉक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो इक्वाडोर में एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित है। कहां पर? एंडीज में। ठीक है, एंडीज पर्वत श्रृंखला में। कहां पर? इक्वाडोर में। यहां पर दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है, किस नाम से जाना जाती है? ये उन्होंने पूछा है। सिंधु, यमुना, ब्रह्मपुत्र या गंगा। तो देखिए, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन 2 लिखा हुआ है, ये टाइपिंग में थोड़ा सा एरर हो जाता है, तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कहां आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल में, बिहार में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? तो देखिए, इसमें जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही होगा। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है पश्चिम बंगाल में। बिहार और उत्तर प्रदेश भी इससे ग्रसित हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पूछा है उन्होंने, तो पश्चिम बंगाल वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। पहला वाला ऑप्शन यहां पर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि दाब प्रभाव है, रेन शेडो प्रभाव है, उच्च तुंगता प्रभाव है, निम्नता प्रभाव है। तो देखिए, इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 2 होगा, रेन शैडो प्रभाव के कारण। रेन शैडो प्रभाव के कारण
पश्चिमी घाट के जो दक्कन है वो शुष्क हैं। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि रेन शैडो प्रभाव है। यह प्रभाव तब होता है जब अरब सागर से आने वाली नम मानसूनी हवाएं पश्चिमी घाट के पहाड़ों से टकराकर ऊपर उठती हैं और ठंडी हो जाती हैं, जिससे घाट के पश्चिमी ढलानों पर भारी वर्षा होती है। इसके विपरीत जब हवाएं पहाड़ों की दूसरी ओर जाती हैं तो वे अपनी नमी खो चुकी होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दक्कन पठार जैसे पूर्वी क्षेत्र शुष्क हो जाते हैं। तो ये कारण है दक्कन के पठार का शुष्क होने का कारण। ठीक है, तो यहाँ पर रेन शैडो प्रभाव वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, ये उन्होंने पूछा है। तो इसके बारे में मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, 1972 ईस्वी में हुआ था। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर वाला जो प्रश्न आया था उस समय मैंने आपको इस बारे में बता दिया था। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, 1973 में, यानी कि इसके एक साल बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है। तो देखिए वायुमंडल के जो स्तर हैं उनके बारे में आप शायद पहले जानते भी होंगे। तो पहला होता है क्षोभ मंडल जो कि पृथ्वी के सबसे पास होता है। उसके ऊपर होता है समताप मंडल, उसके ऊपर होता है मध्यमंडल, और उसके ऊपर आयन मंडल, और उससे ऊपर बहिर्मंडल। एक बार फिर बता देता हूं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ये मैंने क्रम बताया है नीचे से ऊपर का। तो देखिए उन्होंने पूछा है सब पृथ्वी की सबसे पास में, तो क्षोभ मंडल वाला जो ऑप्शन है इसमें सही होगा, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। 11 दिसंबर 2002, 16 अक्टूबर 1990, 10 दिसंबर 1980, 11 मई 1972। जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था 2002 में। इसमें पहला वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। पर्यावरण संरक्षण का मतलब है जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। इसमें पहला ऑप्शन है जैविक खेती, दूसरा है अधिक उपज वाली किस्म की खेती, तीसरा है ग्लास हाउस में पौधा लगाना, और चौथा है शिफ्टिंग खेती। तो देखिए इसमें जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही होगा, जैविक खेती वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। यह खेती पर्यावरण संरक्षण में सहायक है क्योंकि इसमें रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग नहीं होता, और यह मिट्टी पानी हवा को दूषित होने से बचाती है। कौन सी, जैविक खेती। पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अम्लीय वर्षा संबंधित है बोरिक अम्ल से, एसिटिक अम्ल एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। देखिए इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि NO2 के उत्सर्जन से संबंधित है। ये गैसें वायुमंडल में जलवाष्प और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं जो वर्षा के साथ जमीन पर आ जाते हैं। तो देखिए ये संबंधित होती है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से। ठीक है, ये नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनते हैं, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस यानी कि SO2 गैस और नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि NO2 गैस के जलवाष्प के साथ में क्रिया करने से बनती हैं। तो देखिए और जो बन जाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, फिर क्या होते हैं, ये वर्षा के साथ जमीन पर आ जाते हैं जो पेड़ पौधों और इमारतों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो देखिए यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का ऑप्शन दिया हुआ है, नाइट्रिक एसिड का नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है WWF से आशय है वर्ल्ड वॉच फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तीसरा ऑप्शन है वर्ल्ड फॉर फंड, वर्ल्ड वाइड फंड। तो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में या जम्मू कश्मीर में। तो देखिए इसका जो पहला वाला ऑप्शन सही होगा, फूलों की घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। कार्बन डेटिंग का संबंध किससे है वो आपको बताना है। श्वेत पट्ट पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों की आयु मापन, चट्टानों की शक्ति मापन, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कार्बन डेटिंग का संबंध है वो ऑप्शन 2 इसमें सही होगा।
प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों की आयु का मापन करना, जिसमें उनके अंदर मौजूद कार्बन 14 को मापा जाता है। तो यहां पर दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था? तो देखिए, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। बायोमैग्निफिकेशन क्या है वो आपको बताना है। तो देखिए, इसका मैं सीधा आपको उत्तर बता देता हूं। समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता को कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। चौथा वाला ऑप्शन यहां पर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? फास्फोरस, कवक, मृदा या प्रोटीन? तो देखिए, इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। जो कवक है वो अजैविक घटक नहीं है। जो कवक है वो जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, क्योंकि यह एक जीवित जीव है। जैसे खमीर, फफूंद और मशरूम, ये कवक के उदाहरण हैं और ये सब जीवित हैं, तो इनको अजैविक घटक नहीं कह सकते। यहां पर दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है, आप चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए, नागासाकी में, एम्स्टर्डम में, सिडनी में या न्यूयॉर्क में? तो देखिए, यहां पे दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। यह एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है जिसकी स्थापना 1971 में हुई थी। यहां पर दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न देखते हैं। खास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र के खास श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर पर उपभोक्ता होता है वो मांसाहारी होते हैं। ठीक है, किसी भी पारितंत्र में खास श्रृंखला जो पारितंत्र है उसमें वो सबसे ऊपर मांसाहारी होते हैं, उससे नीचे शाकाहारी और उससे नीचे क्या होते हैं? घास फूस। घास फूस को शाकाहारी खाते हैं और शाकाहारी को मांसाहारी। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। तो ये थी आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।